जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। इस क्लास में हम लोग 10th क्लास के बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स का जो है फिलहाल अभी सीरीज चल रहा है। इसमें चैप्टर 2 जो है हम लोग शुरू कर चुके थे। एक वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर का आ चुका है जिसमें हम लोग बात किए थे कि बहुपद क्या होता है, इसके अलग अलग प्रकारों के बारे में समझे थे और इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, जिसका होमवर्क भी हमने आपको दिया था। होमवर्क आपको जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जो है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली होमवर्क भी मिलेगा और आप अपने होमवर्क को चेक भी करा सकते हैं। इसके लिए भी एक तरीका है आपके पास। आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उसका पीडीएफ बना करके हमारे होमवर्क सबमिशन पोर्टल के ऊपर जाकर के अपलोड कर दीजिए अपने कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। ठीक है, जैसे कि आपका नाम और जो है आप कौन से जिला से है, ये सब कुछ पूछेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ में आप अपना पीडीएफ जो है अपलोड कर दीजिए, ताकि आपका होमवर्क भी जो है डेली चेक होता जाए और आप एक रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ जो है प्रैक्टिस करते रहें। आप में एक रेगुलर डिसिप्लिन जो है वो बना रहेगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी यहाँ ऑफलाइन में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको भी ये चीज़ पहले ही हम बता चुके हैं कि आपकी कॉपी तो यहीं पे हम चेक कर ही लेंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोगों को देना होता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट डेली तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये वीक में एक बार ज़रूर होता है। ठीक है, वीकली टेस्ट होता है। तो इसका लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट हम लोग रखे थे, तो उसमें राहुल का और ये शत्रुघ्न का, ये दोनों का जो है सबसे अच्छा मार्क्स था। इसका कंप्लीट था, पूरा फुल मार्क्स था इसका, 25 में 25 था। बाकी लगभग जो स्टूडेंट्स थे वो 23 24 ऐसे थे। ठीक है, और 22 से कम किसी का नहीं था। ये अच्छी बात है कि 22 से नीचे किसी का भी नहीं था। ठीक है, तो टेस्ट जो है रेगुलर भी होता रहेगा और पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखने के लिए होमवर्क भी आपको डेली मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद जो है इसमें हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, ये जो चैप्टर है हम पहले भी बताए हैं आपको कि इससे कई सारा जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। तो इसको समझने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कल जहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए थे उससे आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हम एक बार रिवाइज करा देते हैं कल के क्लास में जो कुछ भी हुआ था उसको, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बताए थे आपको कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, इसमें बतलाए थे हम कि बहुपद जो है एक बीजीय व्यंजक होता है जिसके लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है। कौन सा? तो पहला था कि उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका घात कैसा हो? ऋणेतर होना चाहिए। ऋणेतर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव। ठीक है, अगर कहीं पे ये शब्द लिखा हुआ दिख जाए ना तुमको ऋणेतर, तो इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वो तो पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, ये पहला शर्त था। और दूसरा शर्त था कि पावर जो है वो भिन्न के रूप में, यानी कि रूट में या फिर दशमलव के रूप में ना रहे, तो उसको जो है हम लोग कहते हैं बहुपद। ये दो कंडीशन होता था उसके लिए, है कि नहीं? ठीक है, उसके लिए कई सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। एग्जाम्पल कैसा लगा था? मस्त था ना? ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी थे जिसमें कुछ लोग इक्के दुक्के लोग जो है फंस गए थे, बाकी सब लोग तो सही जवाब दे रहे थे। इक्के दुक्के लोग एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अरे हुए थे कि नहीं होगा ही बहुपद, पर वो बहुपद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो उसमें था x जो है उसका रूट के अंदर था, जबकि इसमें कोई भी चर राशि जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। रूट के बाहर हो सकता है पर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। पावर माइनस में ना होने का मतलब है कि कोई भी चर राशि बटा के नीचे में ना हो। ठीक है, तो ये बात था। इसके साथ हम लोग जो है अलग अलग टाइप्स भी समझ लिए थे, लेकिन अभी जो है विस्तार से हम लोगों को समझना है कि रैखिक बहुपद कैसे होते हैं, फिर द्विघात बहुपद क्या है, उसके बारे में विस्तार से अभी बात करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहला बात जो है हम शुरू कर रहे हैं रैखिक बहुपद से। हालांकि रैखिक बहुपद में लगभग सारी बात जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ है नहीं उसमें बात करने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिख दे रहे हैं हम रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को याद है? ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आवाज सबको क्लियर जा रही है? ठीक है, पीछे वाले तक तो पहुंच ही रहा होगा, ये ऑनलाइन वालों के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला है आपका रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या होता है कि इसका घात कितना होता है, तो इसका घात होता है 1। इसका घात कितना होता है? 1 होता है। इसका घात होता है यानी कि पावर होता है 1, इसका पावर 1 होता है, ठीक है। अब शून्यकों की संख्या कितनी होती है भाई इसकी? तो शून्यकों की संख्या जो है इसके लिए अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा? नहीं, 1 ही होगा ना। जितना पावर उतना ही जो है इसका शून्यकों की संख्या भी होती है, ठीक है। अब देखो इसका व्यापक रूप या ये कहें कि साधारण रूप, ठीक है। व्यापक रूप या साधारण रूप, इसका साधारण रूप जो है ना वो ax प्लस बी के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। ax प्लस बी के रूप में दिखाई देता है कि नहीं? जहाँ a क्या है? a जो है वो x का गुणांक है। जहाँ a क्या है भाई? तो a जो है वो x का गुणांक है। x का क्या है? गुणांक है, ठीक है, कोफिशिएंट है ये। और b क्या है? तो ये एक अचर है। b क्या है? ये एक अचर है, ठीक है, अचर है। हालांकि ये a जो है कांस्टेंट, ये भी एक जो कोफिशिएंट के रूप में है, ये भी एक कांस्टेंट ही होता है, अचर ही होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। माइनस में या प्लस में हो सकता है पर 0 के बराबर नहीं होगा। अब कोई बताएगा हमको कि ये 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि ये 0 के बराबर इसलिए नहीं होगा कि अगर यहाँ a की जगह 0 रख दे तो 0 से x में गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा और केवल हमारे पास ये कांस्टेंट बच जाएगा। तो हमारे पास चर राशि रहेगा ही नहीं। चर राशि अगर हम इसमें कहें कि एक उदाहरण के साथ हम बता रहे हैं कि 5x + 7 ये एक जो है रैखिक बहुपद है, ठीक है। इसमें अगर हम ये x की जगह पर 0 रख दें तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया। कुल मिला के हमारे पास रह जाएगा 7। तो 7 तो एक कांस्टेंट है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें जो है x का पावर 0 दे दे, है ना। तो इसका मतलब हो गया क्या कि x का पावर 0 मतलब 1, कुल मिला के ये 7 आएगा। तो बात बराबर ये x के रूप में तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो इसको क्यों नहीं कहेंगे बहुपद? बहुपद तो है वो, लेकिन वो रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा, ठीक है। रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा। तो रैखिक बहुपद कहलाने के लिए उसको जरूरी है कि ये x का जो गुणांक है वो 0 ना हो। कोई दूसरी संख्या हो सकता है, बटा में रहे, भिन्न के रूप में रहे, दशमलव के रूप में रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस 0 ना हो। हमको इतना ही दुश्मनी है 0 से कि यहाँ पर 0 ना हो, ठीक है। अगर 0 रहेगा तो हम नाराज हो जाएंगे। ऐसा जो है ये रैखिक बहुपद का कहना है, ठीक है। और कई बार हमसे ये कह चुका है, तुम लोगों को भी जो है ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं तो अगर तुम यहाँ पर गलती कर दिए तो फिर 1 मार्क्स जो है कट सकता है, ठीक ना। ये छोटी छोटी गलतियां ही हैं जो तुम्हारा मार्क्स जो है कई बार कटा देता है। तो मार्क्स बचाने के लिए इन पॉइंट्स के ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि नहीं? नहीं तो इसकी तरह ये नहीं कि प्लस की जगह पर माइनस लिख दिए ठीक। पिछले टेस्ट में प्लस की जगह पर 3 जगह पे माइनस लिखा। इतना हड़बड़ा के भी सॉल्व नहीं करना होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी इसी को कहते हैं ना। चलो देखो, तो ये हो गया कि ax + b के रूप में जो है व्यापक रूप जो है इसका होता है रैखिक बहुपद का, ठीक है। अब इसका शून्यक अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इसका ऑलरेडी हम बताए थे कि शून्यक किसी का भी निकालना हो ना तो सिंपली क्या करो कि इसको 0 के इक्वल करा दो। खास करके रैखिक बहुपद के लिए 0 के इक्वल करा दिए, ठीक है। ये हमेशा रैखिक बहुपद के लिए ही लागू होगा। अब इसके बाद जो है अगला स्टेप सॉल्व करो कि ax है शून्यक मतलब x की वैल्यू हमको निकालना है जिसके लिए ये पूरा 0 हो जाए, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इधर दूसरी तरफ जाके -b और x को अगर यहीं रहने दे तो इधर -b और ये गुना में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि अगर जो है तुम्हारे पास इस तरीके से दे के रखा है तुमको
रैखिक बहुपद, तो इसका शून्यक जो है माइनस बी बटा ए होगा, माइनस बी बटा ए होगा, ठीक है। पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि शून्यक यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, ये माइनस बी जो है कहाँ से आया, देखो ये बी यहाँ से आया जो कि अचर पद है, ठीक है। तो ये एक अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अचर को लिख लो, अचर पद जो था, ठीक। और नीचे में x का गुणांक लिख लो, जो x में गुना हो रखा था, a जो है वो x में गुना हो रखा है ना, x का गुणांक है ये, तो ये x का गुणांक हो गया, ठीक है। और एक माइनस जो है इसको जबरदस्ती दे दो, ठीक है, एक माइनस अपनी तरफ से खुश होके दे दो, पूरा दान दहेज जो है अच्छे से होना चाहिए, समझे ना, दान खूब करो लेकिन माइनस का दान करो ठीक ना। और यहाँ पर जो है अपने मन से कर दिए हैं, ठीक, नहीं करेंगे तो फिर ये नाराज हो जाएगा, मतलब अपने मन से तो नहीं है, ठीक है, इसको चाहिए ही माइनस, तो माइनस यहाँ पर देना है, समझे। अब देखो इसके बाद जो है ये कॉन्सेप्ट आया क्या हमारे लिए, रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर कभी भी हमको शून्यक निकालना है तो जो अचर पद है उसमें माइनस लगा दो और बटे में x का गुणांक लिखना है, ठीक है। तो इसीलिए अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा दे तुम्हारे साथ, ठीक है, क्वेश्चंस को जो है कैसे घुमा के पूछ सकता है, कहेगा कि अगर cx माइनस बी, ठीक है, cx माइनस बी अगर एक रैखिक बहुपद है, ये 6 मत समझ लेना, हाँ 6 जैसा लग रहा है, ठीक है, ये जो है cx माइनस बी एक रैखिक बहुपद है, तो इसका शून्यक क्या होगा, ठीक है, इसका शून्यक क्या होगा, ऑप्शन में हम दे दे रहे हैं b बटा c, दूसरा ऑप्शन माइनस b बटा a, तीसरा ऑप्शन c बटा a, चौथा ऑप्शन कोई नहीं, नन ऑफ दीज नॉट। आमतौर पर नन ऑफ दीज के लिए हम NOT नॉट लिखते हैं, है ना। जब ऑब्जेक्टिव का टेस्ट पेपर तुम लोग को प्रिंटेड मिलता है तो उसमें भी तुमको दिखेगा ये चीज, है ना, नॉट लिखा हुआ, क्लियर। देखो अब इसका जो है तुम बताओ सोच करके कि इसका आंसर एक्चुअली है क्या, कौन सा सही आंसर इसमें होगा, ठीक है। अब तुमको जो है यहाँ पर मजबूरी में है ना, मजबूरी में तुम ये वाला चुन रहे हो, है कि नहीं, इसलिए कि बस सही भी यही है, लेकिन अभी कुछ लोग जो है ऐसा सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है हमको माइनस तो लगाना था, तो इसमें माइनस जो है वो खोज रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है x का गुणांक जो है, हाँ तुम सही बोल रहे हैं कि x का गुणांक जो है ना ये c है, इसलिए x का गुणांक नीचे में c रखा हुआ है और b चाहिए था हमको, तो यहाँ तो b है, ये है ना। पर एक्चुअली ये ऐसे क्यों आया, देखो यहाँ से माइनस क्यों जो है छुट्टी पर चला गया, यही ना है सवाल। तो इसको समझो, देखो हुआ क्या कि हमको अचर पद रखना है, तो अचर पद जो है वो माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, तो ये जो देख रहे हो तुम, ये यहाँ पर अचर पद प्लस में है, ठीक ना, ये अचर पद प्लस में है और यहाँ पर माइनस में दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम माइनस में दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस और माइनस बी है, इस तरीके से है, ये इसका मतलब हुआ, समझे। तो यहाँ पर अचर पद तो ये पूरा हुआ, माइनस बी हुआ ना, तो हम अचर पद अगर इसका निकाले तो माइनस बी हो गया अचर पद, ठीक है। और बटा में हमको x का गुणांक चाहिए था, तो x का गुणांक जो है ये c हो गया, चलो अच्छी बात है। और एक माइनस अपने से इसको देना था, ठीक है, क्योंकि ये एक माइनस लिए बिना मानेगा नहीं, तो ये माइनस माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गया, है ना, मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो गया, तो कुल मिला के ये b बटा c बचा कि नहीं, तो इसीलिए हम बोले यहाँ पर कि ये b बटा c जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। राहुल का सही था, ठीक है समझ गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर तुमको समझना था, क्योंकि ये जो है हम बता तो दिए तुमको ax प्लस बी। आमतौर पर जब भी अगर एक रैखिक बहुपद लिखना हो तो इसके माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं रैखिक बहुपद को, ठीक है। ये एक जो है माना हुआ है, एज्यूम किया हुआ है कि अगर कभी भी रिप्रेजेंट करना हो तो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो है घुमा करके इस तरीके से भी पूछ देता है तुमको, है कि नहीं, तो इसलिए जो है ये समझना जरूरी था, समझा दिए हैं। अब इसमें जो है एक भी मार्क्स तुम्हारा कटना नहीं चाहिए, अगर मार्क्स कटा तो फिर सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा, यहाँ पे डंडा भी रखल रहता है, समझा। अब चलो देखो आगे,
ये रैखिक बहुपद का तो खेल समझो खत्म है। इसका ग्राफ कैसा होता है कल बताए थे, है ना। ग्राफ जो है इसका सरल रेखा में होता है, ठीक है। पर सरल रेखा में होता है इसका मतलब ये नहीं कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, है ना। तभी जो है इसको कहेंगे कि ये एक रैखिक बहुपद का ग्राफ है, ठीक है। आलेख, ग्राफ को आलेख कहते हैं, सही बोले, ठीक है। ग्राफ बोले चाहे आलेख बोले, ठीक है, दोनों ही एक ही बात हुआ, ग्राफ या आलेख। ये कैसा होता है, तो इसका रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है ना, ये एक सरल रेखा के रूप में होता है। जैसे अगर जो है हम इस तरीके से घुमा दिए तो देखो ये जो ग्राफ गया है, ठीक है, ये एक रैखिक बहुपद का है। ये ऐसे गया और एक जगह पर, एक पॉइंट पर जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। कट करना जरूरी है एक जगह पर, कहीं भी अगर हम इस तरीके से बना दें, ठीक है, तो भी एक जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे बनाए कि एक ग्राफ जो है ऐसे बना दें और इसको जो है हम यहाँ तक ऐसे लाके छोड़ दें, तो क्या ये जो है रैखिक बहुपद होगा? ये सी वाला जो है, क्या ये एक रैखिक बहुपद का ग्राफ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है ना, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, इसलिए ये एक रैखिक बहुपद का ग्राफ नहीं है। रैखिक बहुपद का ग्राफ ये ए और बी वाला है, समझे कि नहीं। अब जो है तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि भाई अगर कोई ऐसा ग्राफ जा रहा है, जैसे ये जो है अगर इस तरीके से खाली इतना से ऐसे गुजर गया तो रैखिक बहुपद है? ये है, क्यों नहीं होगा? एक्स एक्सिस को कट किया ना, एक जगह पे कट करना चाहिए, ठीक है। अब जो है ये, हाँ चलो लो तुम्हारा भी जो है मान लिए बात कि इस तरीके से ये ग्राफ खींच दिए, तो कम से कम एक पॉइंट पे तो यहाँ पर जो है कट किया है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है एक रैखिक बहुपद होगा, समझे, ये एक रैखिक बहुपद है। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं द्विघात बहुपद की तरफ, जो कि इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है ही तुम्हारे पास, तो उसको समझो। क्या कहता है कि द्विघात बहुपद कैसा होता है? द्विघात बहुपद का साधारण रूप कैसा होता है भाई, ठीक है। ये हेडिंग तो इसका बना ही हुआ है, ठीक है। इसका साधारण रूप जो है देखे तो इसका साधारण रूप या व्यापक रूप की बात करें हम, तो व्यापक रूप इसका कैसा होता है? व्यापक रूप इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन क्या है इसके बारे में बता दे, तो एक्स स्क्वायर जो है, सॉरी ये जो है ए जो है यहाँ पर क्या है भाई, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। एक्स स्क्वायर में गुना हो रखा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। और ये भी ध्यान रखना कि ए जो है यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर में अगर ए जीरो हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायर तो बचेगा ही नहीं, पावर 2 बचेगा ही नहीं, तो पावर 2 है नहीं तो द्विघात बहुपद कैसे कहलाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बी जो है वो क्या है, ये बी जो है ये x का गुणांक है, b जो है क्या है, ये x का गुणांक है, b x का गुणांक है। और इसके वैल्यू की बात करें तो b जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, या कोई भिन्न संख्या भी हो सकता है, बटा के रूप में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कोई मतलब नहीं है कि b जीरो नहीं होगा, b जीरो भी हो सकता है, वो उसका जो है निजी मामला है, समझा। अब इसके बाद देखो ये c की बात करें तो c भी एक जो है अचर संख्या ही होगा, ठीक है। ये एक अचर पद के रूप में होगा, यहाँ पर ये क्या होगा अचर पद के रूप में होगा, है ना निजी मामला बोले हैं, ठीक है, निजी मामला है ये है इसका, तो कैसे नहीं है, ठीक है। इसको जो है यहाँ पर ए की जगह पर ध्यान रखना, जीरो नहीं होगा प्लस में या माइनस में हो सकता है, पर बी की जगह पर जीरो हो सकता है, ठीक है। चलो तो इसका जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो पहले, अगर हम यहाँ पर लिखे 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2, क्या ये एक द्विघात बहुपद है? बिल्कुल है, इसलिए है कि इसका मैक्सिमम पावर जो है ये 2 है, और वो भी जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, ये जिंदा है।
ठीक है, और यहाँ पर देखें तो 7 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं, एक ही जगह पर है, समझे। अब जो है b की जगह पर कौन है, तो b की जगह पर 9 है, और c की जगह पर कौन है, तो c की जगह पर -2 है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस था ना, तो इसलिए c लिखे थे। और यहाँ पर इसमें साइन के साथ जाना है, साइन के साथ लेना है, ये मत भूलना कि साइन बिना साइन के नहीं जाएगा ये, ठीक है, तो साइन के साथ लेके ही चलना है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ के बाद अगर हम एक और एग्जांपल दे दे तुमको, 3x², ठीक है, यहाँ माइनस लगा देते हैं, +2x -4, ठीक है, तो इस तरीके का अगर रहे तो ये क्या द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद है, ये भी है, क्योंकि इसका x² का गुणांक क्या है, 3 है, -3 है ना, -3 है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर हम ये कहें तुम्हारे सामने कि हम जो है 7x + 2 ये जो है द्विघात बहुपद है क्या, नहीं है ना, ये द्विघात बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद है। तो पावर इसमें 2 कहाँ दिख रहा है ना, सिंपल सी बात है, तो इसको ध्यान रखना। और अगर हम यहाँ पर इस तरीके से कहें तुमको कि अगर जो है हम यहाँ पर ये x² लिखे और -2 लिख दिए, तो क्या ये किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक या द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद होगा, हाँ बिल्कुल होगा, द्विघात बहुपद ये होगा, क्यों नहीं होगा, ये होगा ही है, क्यों, इसलिए देखो यहाँ हम अभी बोले कि x² का कोफिशिएंट जो है कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसमें जो है गुना में 1 है ना, गुना में 1 है, 0 नहीं होना चाहिए, गुना में यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 के में अगर हम गुना करें x² से तो x² ही रहेगा ना, तो वही चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गुना में संख्या तो है कोई भी, अब 0 नहीं होना चाहिए, यही ना, तो 0 थोड़ी ना है ये, समझे। अब यहाँ पर ये जरूर है कि इसमें अगर तुमसे क्वेश्चन ये ऐसा पूछता भी है, ठीक है, कि इसका गुणांक लिखो, x² का गुणांक लिखो और अचर पद कौन सा है ये भी लिखने के लिए कहता है, तो x² का गुणांक जो है a होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, x का गुणांक जो है कौन सा होता है, b होता है, x का गुणांक b होता है ना, तो b में देखो यहाँ x वाला टर्म है ये नहीं है, तो इसका मतलब है b की जगह पर 0 रहा होगा, ठीक है, ताकि जो है ये जब x में 0 गुना हुआ होगा तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर लिखे हुए उसको नहीं है, वो गायब हो गया, छुट्टी पर चला गया है, ठीक है, तो छुट्टी पर गया हुआ अगर कोई चीज है तो उसका गुणांक क्या है, 0 है, छुट्टी पर चला गया तो 0, ठीक है। ऐसे भी कोई अगर काम कर रहा है और अपने ऑफिस में, ठीक है, और वो छुट्टी पर गया हुआ है, तो जिस दिन छुट्टी पर है उसके लिए हम थोड़ी पेमेंट करेंगे, ठीक है, छुट्टी पर है तो 0 पेमेंट, समझा, उस तरीके का बात, समझे। अब आगे देखो, c का वैल्यू यहाँ पर देखो 2 लिख दे, 2 चलेगा, नहीं चलेगा, है ना, यहाँ पर माइनस है, साइन को लेकर के चलना है, साइन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो -2 हो जाएगा इसका c का वैल्यू, यानी कि अचर पद, समझे। अब इस तरीके से जो है कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो खैर इसका रहेगा ही, भरमार रहता है, अच्छा खासा सवाल इससे रहता ही है ऐसे पैटर्न पे, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको जो है पता होना चाहिए, समझे। अब देखो, इसका घात 2 होता है, शून्यकों की संख्या 2 होती है, ये बताना पड़ेगा, नहीं, एक सवाल कल हम पूछे थे, किसी ने जवाब दिया क्या, कोई जवाब दिया है, नहीं इसलिए नहीं दे पाए हो ना कि इसका एक कारण है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विवेचक का, वो विवेचक का कॉन्सेप्ट अगर तुमको पता चल जाएगा ना तो उसके बाद तुम इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो अभी विवेचक हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है उस सवाल का भी जवाब देखते हैं मिलता है तुमको कि नहीं, ठीक है, तुम ही से हम सवाल वो पूछेंगे ही। देखो, तो अब इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो विवेचक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो विवेचक को हम लोग विविक्तिकर भी कहते हैं, विवेचक का एक और नाम है विविक्तिकर, ठीक है, विविक्तिकर, ऐसे इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डी से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और इस डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इस डी का
फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, यहां से देखो ये जो x का गुणांक है, x का गुणांक कौन है, b है ना, तो b स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस देना है, यहाँ पर माइनस 4 गुने जो बाकी बच गया, तो b तो यहाँ आइए गया, अब बच गया कौन, a और c, तो a और c यहाँ पे लिख दो, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट तुमको क्या देखना है कि जो x का गुणांक है उसका स्क्वायर करना है, विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए x के जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो, माइनस करो उसमें 4, और जो बचा हुआ चीज है एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद उसको गुना करके जो है 4 से गुना करो और माइनस कर दो, समझे। तो ये चीज हुआ विविक्तिकर का फॉर्मूला, ठीक है। अगर तुमको क्वेश्चन में सीधे सीधे ये वाला ड्राफ्ट दिया है, बोला है ये वाला जो है लिख दिया है कि ये एक द्विघात बहुपद है, इसका विविक्तिकर क्या होगा, तो आंसर ये होगा पर क्वेश्चन पूछने वाला इतना बेवकूफ तो नहीं है कि आसान क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा घुमा देता है, ठीक है, थोड़ा सा घुमाता है। वो क्वेश्चन क्या दे देगा, क्वेश्चन वो तुमको दे देगा कि सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए, ऐसा दे दिया, समझे। अब यहाँ पर जो है देखो, इसको जो है अगर तुमसे पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, विवेचक निकालना है ना, आंसर यही आएगा। अभी इस क्वेश्चन में आंसर यही आना है। देखो x का गुणांक हमको चाहिए था, तो x का गुणांक यहाँ क्या है, खाली b है, नहीं माइनस b है। देखो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस था, है ना, वहां माइनस है, तो साइन को लेके चलना है भाई, साइन को मत छोड़ना, तो माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला वाला जो माइनस है वो ले लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद करना क्या है तुमको कि यहाँ से आओ और जो बाकी रह गया, अचर पद बाकी रह गया और ये वाला बाकी रह गया, उसको जो है 4 के साथ में गुना कर दो, समझे, तो ये हो गया। अब यहाँ से इसको देखोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर माइनस में है और पावर में कोई सम संख्या है तो माइनस हटा भी सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम -2 का पावर लिख रहे हैं तो भी 4 आएगा, और 2 का पावर 2 लिख रहे हैं तो भी 4 ही आना है, बराबर ही होगा बात, ठीक है, इसलिए जो है इसको ऐसा लिख दिए हम, समझे। तो आंसर तो जो है ये सेम ही आया, जो यहाँ पे था वही आया। पर यहाँ पर देखो, अगर क्वेश्चन में हम यहाँ पर माइनस कर दे, यहाँ पर हम क्या कर दे, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ जो अचर पद हम लिखे हैं उसको भी तो हमको माइनस में रखना होगा चिन्ह के साथ, और फिर जो ये था सी, समझे। तो इसको जो है यहाँ पर देखो, ये माइनस और ये गुना में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखना है कि साइन के साथ ही चलना है, साइन छोड़ना नहीं है कभी भी, साइन छोड़ोगे तुम इसका साथ छोड़ दिए तो ये तुम्हारा साथ छोड़ देगा, समझा, मार्क्स कटवा देगा ये। चले अब एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन इसी पे जो है देते हैं तुमको, कि अगर जो है तुमको एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस एन ये दे रखा है, इसका जो है विवेचक क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, देखो इसने यहाँ पर करना क्या है कि हमको x में जो गुना हो रखा है उसका स्क्वायर करना है, तो लो d का स्क्वायर कर दिया माइनस, ठीक है, 4 इंटू जो बाकी रह गया ये m और n, तो m और n सीधे लिख दे यहाँ देखना है कि ये जो है चिन्ह के साथ लिखना है, तो ये माइनस में है ना, तो इसका साइन हम कैसे छोड़ सकते हैं, खाली n लिखे हैं, माइनस कहाँ गया, तो माइनस आ जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा ठीक है, समझा। चिन्ह को छोड़ते क्यों हो चिन्ह को छोड़ोगे तो मार्क्स भी तुमको छोड़ देगा, बोले ना तो यहाँ चिन्ह को छोड़ो ही मत, साथ में लेके चलो, ठीक। चलो इसको जो है नोट कर लो एक बार, ठीक है, इतना कुछ पहले नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलो, हाँ तो बहुत ज्यादा थोड़ी ना है, इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसको। हो गया। पहले से भी नोट करते रहना, सिंपल चीज है ये सब, सुनते जाओ नोट करते जाओ। चलो अब आगे जो है हम लोग देखते हैं, जो कल क्वेश्चन हम तुमको पूछे थे उसके बारे में, ठीक है। एक चीज इसमें है शून्यकों की प्रकृति, ये समझो, फिर जो है तुमको कल के सवाल का जवाब मिल जाएगा। शून्यकों की प्रकृति, तो शून्यकों की प्रकृति जो है वो किस पर निर्भर करती है, ठीक है। शून्यकों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, तो इसका सीधा सा जो है जवाब ये हो जाएगा कि ये विवेचक के ऊपर, यानी कि विविक्तिकर के मान पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? मान पर डिपेंड करता है। अब क्या, तो देखो विवेचक का मान जो है वो तीन तरह का हो सकता है। जो विवेचक है इसका मान तीन तरह का हो सकता है। एक ये धनात्मक हो सकता है, ठीक है, ये एक धनात्मक हो सकता है, यानी कि d का मान जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है, d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर ये जो है 0 हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, यानी कि d जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तब क्या कैसा होगा, शून्यक, ठीक है। और अगर जो है ये ऋणात्मक हो जाए, d जो है क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, माने d का मान जो है 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, ठीक है, d लेस देन 0, तब जो है शून्यक कैसा होता है। तो इतना तो पता है कि शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2 है द्विघात बहुपद के लिए। तो प्लस में होने पर d का मान प्लस में होने पर जो है शून्यक कैसा होगा, तो इसका शून्यक जो है ये वास्तविक संख्या होगा। शून्यक जो है क्या होगा, ये एक वास्तविक संख्या होगा, यानी कि वास्तविक शून्यक होगा इसका। लेकिन ये दोनों ही क्या होने चाहिए, अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों ही शून्यक असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे ये, ठीक है। जैसे x का मान एक जो है 5 आएगा तो दूसरा -5 हो सकता है, दूसरा 7 हो सकता है, दूसरा -2 भी हो सकता है, ठीक है। वो गुणनखंड पर निर्भर करेगा, आगे समझेंगे इस चीज को। पर अभी के लिए इतना जान लो कि वो दोनों ही जो शून्यक है वो वास्तविक संख्या होगा और असमान होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर 0 आ जाए तब क्या होगा, तो 0 आ जाए तब ये वास्तविक तो होगा ही, ये वास्तविक तो है ही, एवं समान भी होगा, बराबर भी होगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू एक ही आएगा, सेम आएगा। जैसे x के लिए पहला वैल्यू 4 आया तो दूसरा वैल्यू भी 4 आएगा, अगर पहला जो है 5 आया है तो दूसरा भी 5 आएगा। अभी ये बात जो है उतना ज्यादा अच्छे से जो है नहीं समझ में आ रहा होगा, बिना एग्जाम्पल के तुमको ये हमेशा के लिए याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। अभी कुछ देर में एग्जाम्पल भी आ जाएगा इसका, ठीक है, तो एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो अभी देखो, अब इसके बाद ऋणात्मक की बात करें तो कैसा होगा, तो इसके लिए जो है वास्तविक मूल होता ही नहीं है, शून्यक को मूल भी कहते हैं ना, शून्यक का एक नाम मूल भी होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो मूलों की प्रकृति की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर d का मान 0 से कम आ जाए, यानी माइनस में आ जाए, तो वास्तविक मूल नहीं होता है, वास्तविक शून्यक नहीं होता है, वास्तविक शून्यक नहीं होता है। तब कैसा होगा, वो काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। और इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है 11th क्लास में। 11th क्लास में ये पढ़ने को मिलता है, 10th क्लास में बस यही 2 कंडीशन पढ़ना है, ठीक।
तो अब इसको जो है देखो क्या है, कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पर तुमको। ये अगर हम बात करें एक जो है 4x² माइनस 4x प्लस 9, ये अगर हम यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है, ये एक बहुपद है, इसका शून्यक कैसा होगा? मतलब वास्तविक होगा या समान हो, वास्तविक एवं समान होगा, या वास्तविक एवं असमान होगा, या फिर काल्पनिक होगा, ठीक है। तो इसका पता करने के लिए अब हम बोले कि विवेचक के मान पर निर्भर करता है, तो विवेचक का मान निकाल लो, ठीक है। विवेचक का मान निकालने के लिए क्या करोगे, हम बताए हैं तुमको, फॉर्मूला भी तुम लिख सकते हो अगर सॉल्यूशन कर रहे हो, इसका सब्जेक्टिव के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, तो उसके लिए तुम फॉर्मूला यहाँ एक बार लिखोगे, ठीक है। b² माइनस 4ac स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है द्विघात बहुपद का ये था, तो इसके हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास ये आया था, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक ना। और इससे पहले फॉर्मूला लिखने से पहले जो है एक बार इसका का मान लिख लो। a का मान यानी कि x² का गुणांक 4 है, b का गुणांक कौन है, तो -4 है, खाली 4 नहीं -4, और c यानी अचर पद क्या है, यहाँ +9 है ना, तो ये 9 हो गया, ठीक है। और अब विवेचक का मान निकालोगे सब्जेक्टिव के लिए, b² माइनस 4ac, ठीक है। b का स्क्वायर करो तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुने में c की जगह पर 9 हो जाएगा, 9 हो गया, ठीक है। अब ये 16 हो गया इसका स्क्वायर, ये 4 चौका 16, और यहाँ पर 16 में 9 से जो है गुना कर दोगे तो 144। अब ये तो तुमको क्लियरली पता चल गया है कि ये जो है एक माइनस में आने वाला संख्या है, ठीक है। तो 14 में से 6 गया तो 8, और ये इस तरीके से 128, वो भी माइनस में 128 आएगा, ठीक है। तो माइनस में आया, यहाँ पर क्या हो गया, चूंकि d जो है वो लेस देन 0 है, माइनस में है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो इसलिए इसका मूल जो है कैसा होगा, इसलिए इसके मूल या इस बहुपद का मूल, ठीक है, यानी कि शून्य कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा, कैसा होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है, काल्पनिक होगा। इसको निकालने की जरूरत हमको नहीं है, निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। 10th क्लास में निकालना सिखाया ही नहीं है, ठीक है, तो क्यों निकाले हम इसको फालतू में। तो ये हो गया इसका प्रकृति ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो काल्पनिक वाला हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा बदलाव हम यहाँ पर कर रहे हैं, और वो क्या कि अगर हम इस 9 की जगह पर 1 रख दे, 9 की जगह हम 1 रख के बता रहे हैं तुमको, ये भी एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसमें a का मान क्या होगा, x² का गुणांक 4 होगा, b का गुणांक -4 होगा, c जो है वो 1 होगा। तो इसके लिए अगर हमको विवेचक निकालना है तो फॉर्मूला लगा दिए, और फॉर्मूला पे सारा वैल्यू जो है रख दो, तो b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर कर दिए, -4 इंटू a की जगह पर क्या है 4 है, और c की जगह पर 1 है, ठीक है। ये -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और ये -4 गुने 4 16, यहाँ पर क्या आ गया, ये 0 आ गया, तो d का मान क्या आ गया, 0 आ गया, शून्य के बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ देखो d का मान 0 होगा, तब मूल इसका वास्तविक होगा और समान होगा, वास्तविक एवं समान होगा, जिसको ज्ञात कर सकते हैं हम, ज्ञात करने का तरीका है, ठीक है। तो इसलिए इसका मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा, इसका मूल वास्तविक एवं समान होगा, ठीक है, वास्तविक एवं समान है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद जो है अगर यहाँ पर एक छोटा सा जो है बदलाव क्या किया जाए कि हम इसको ही चेंज कर दे रहे हैं x की जगह पर, ठीक है, x का जो गुणांक है उसको बदल दे रहे हैं, उसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। अगर हम मान लो कि यहाँ पर 2 रख दे, ठीक है, लो यहाँ पर हम रख दें 2, ठीक है, और इसको माइनस कर दे,
तो अब जो है बताना है तुमको कि इसका जो है विवेचक क्या होगा या प्रकृति कैसा होगा। तो विवेचक निकालने के बाद ही पता चलेगा ना। तो ए की जगह पर -4 आ जाएगा, बी की जगह पर -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 हो गया, और सी की जगह पर 1 है। अब इसको जो है विवेचक निकाल के दे दो यहाँ, b² - 4ac। अब बी स्क्वायर करें तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कर दो, फिर फॉर्मूला वाला माइनस देना है, 4 इंटू ए की जगह पर माइनस हो जाएगा, ए की जगह पर माइनस हो गया, ठीक है, ए की जगह पर क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पर देखो सी की जगह पर 1 है, ये गुना हो जाएगा। अब देखो ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये माइनस माइनस गुना होके प्लस हो गया, 4 गुना 4 16, ठीक है, ये दोनों जोड़ लो तो 20। ये 0 के बराबर है क्या, ये तो धनात्मक है, 0 से बड़ा है ना। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि b इज ग्रेटर देन 0, इसलिए इसका मूल कैसा होगा, तो इसका मूल जो है वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तुम अपना लिख लोगे, ठीक है, स्टेटमेंट जो है लिख लेना, ठीक। तो ये जो है अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ हम तुमको बता दिए कि ये इसका मतलब क्या था, प्रकृति क्या होती है, ठीक है। ये सब जो है तुमको एग्जाम में काम आएगा, जब एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे ना तो उस टाइम पे जो है काम आता है, ठीक। अब जो है इसके बाद देखोगे यहाँ पर, तो एक चीज जो है ग्राफ जो है भी है उसको भी समझ लो, ग्राफ है उसको भी समझ लो, फिर त्रिघात बहुपद के बारे में बात करते हैं। त्रिघात बहुपद के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट एक आध नंबर का जो है या 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछता है, कभी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो कभी हो सकता है तुमको सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का पूछे, ठीक है। तो इसके लिए भी बता देंगे हम, पहले ग्राफ समझो इसका द्विघात बहुपद के लिए, ठीक। व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा मिटाने में टाइम लगता है, पर खैर ऑफलाइन वालों को तो ये झेलना ही है, ऑनलाइन वाले भी झेलेंगे। चलो देखो, अब यहाँ आते हैं हम लोग इसके ग्राफ के ऊपर। ग्राफ कैसा होता है भाई, तो ग्राफ जो होता है ना, इसका परवलय होता है। कैसा होता है, परवलय। कैसा परवलय, तो ऊपर की तरफ घुमा हुआ भी हो सकता है, ये नीचे की तरफ घुमा हुआ हो सकता है, या ये लेफ्ट साइड में घुमा हुआ हो सकता है, या राइट साइड में भी घुमा हुआ हो सकता है। परवलय क्या होता है, ये विस्तार से समझना, ये एक रेखा जैसे हुआ ना, जैसे ये लाइन हुआ, ठीक है, तो इसी को जो है इसे पकड़ करके, जैसे ये रस्सी 2 बांध दिए हो तुम, ठीक है, और रस्सी थोड़ा ढीला है, मान लो कि ये रबर है, ठीक है, रबर है, और बीच में से जो है इसको ऐसा करके खींचोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसे ही सीधे लाइन को खींच करके जो है टेढ़ा कर दोगे ना, तो वो परवलय बन जाता है, परवलय बन जाता है वो, ठीक है, कर्व बोलते हैं, ठीक है, ये सब कर्व के अंतर्गत आता है। ये सब पढ़ना है तुमको 11th क्लास में, पता नहीं मैथ लोगे या नहीं लोगे, पर अगर मैथ लेते हो तो वहां पर पढ़ना होगा तुमको ये सब चीज, समझे। तो ये देखो, परवलय को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं पाराबोला। क्या लिखते हैं, पाराबोला लिखते हैं। अब ये जो है, जैसे इसका ग्राफ रहेगा तो ग्राफ बनेगा कैसे, जैसे ग्राफ जो है इस तरीके से जो है दिया हुआ रहता है तुमको, कि ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये जो है एक ऐसे पाराबोला बना दिया, तो ये एक बहुपद होगा कि नहीं होगा, द्विघात बहुपद है या नहीं, ठीक है, हाँ नहीं है, ठीक, क्योंकि कल ये तो हम बताए भी थे थोड़ा सा कि ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको जो है एक्स एक्सिस को जरूर से जरूर कहीं ना कहीं कट करना है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को तो ये कट ही नहीं कर रहा है, तो ये एक द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बस एक पाराबोला है। अगर हम इस तरीके से बना दे इसको, तो 2 जगह पर कट कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट जो है शून्यक होगा इसका, समझ में आता है कि नहीं इतना बात, तो ये दोनों पॉइंट इसका शून्यक होगा, 2 से ज्यादा बार ये कट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या ये इस तरीके से हो सकता है, हाँ ऐसे भी हो सकता है,
ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो है ये पाराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है। अगर इस तरफ से हम ऐसे घुमा दे तो एक ही बार में काटता है, एक ही बार काट रहा है ना, ठीक है, एक ही बार काट रहा है यहाँ पर। तो अब मन में सवाल आ गया भाई कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है आया कि नहीं? तो ये भी द्विघात बहुपद है, होगा। क्यों नहीं होगा? इसका कारण क्या है देखो। तो यहाँ पर जो है 2 बार से ज्यादा कट नहीं करना है, एक बार भी अगर कट कर रहा है तो चलेगा, बट 2 बार से ज्यादा कट नहीं करेगा। तो एक बार कट करने का क्या कंडीशन है और 2 बार कब कट करता है? तो अभी तुम पढ़े हो विवेचक, अभी तुम पढ़े हो विवेचक। अगर ये धनात्मक है तो इसमें क्या पढ़े कि जो है वास्तविक और असमान यानी अलग अलग, बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा तो ये जब लाइन है इसके ऊपर अलग अलग पॉइंट्स है तो अलग अलग जगह पर इसका मतलब कट करेगा, बराबर नहीं है तो कोई यहाँ पे कट करेगा तो कोई यहाँ पे कट करेगा, ऐसे। तो ये अलग अलग जो है आएगा। तो ये वाला जो 2 जगह पर अगर कट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका जो है विवेचक 0 से बड़ा है, धनात्मक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ये ग्राफ दिया हुआ है और पूछ दे कि इसका विवेचक की प्रकृति क्या है, तो विवेचक कैसा है? धनात्मक है, ठीक है, ये हो गया। और अगर एक ही जगह कट कर रहा है मतलब दोनों बराबर कब होता है, ठीक है, दोनों मूल इसका बराबर होता है जब विवेचक 0 होगा। तो विवेचक 0 होता है कि नहीं? द्विघात बहुपद में हम लोग अभी एग्जाम्पल के जरिए समझाए कि नहीं, द्विघात बहुपद के लिए विवेचक 0 हो सकता है कि नहीं? तो उस समय में मूल की जो है वो दोनों ही बराबर होता है। जैसे मान लो कि अगर x का वैल्यू 4 आया है तो दूसरा भी 4 ही आएगा। तो इस तरीके से एक शून्यक और ये 2 शून्यक, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्थिति में ये ग्राफ को ऐसे खाली छू के जा सकता है ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर, ठीक है, छू के जा सकता है। तो इस स्थिति में d का मान 0 है। d का मान कितना है? 0 है, समझे। और अगर जो है ये x एक्सिस ये हो गया, इसको इस तरीके से कट करके निकल गया तो एक जगह पर ये कट किया है, तो इस स्थिति में भी इसका d का मान 0 है, ठीक है, मूल इसका क्या है? बराबर है, समझे, शून्य के बराबर है। तो यही क्वेश्चन हम कल पूछे थे ना तुमसे कि क्या कोई ग्राफ जो है ये इस तरीके से जो है x एक्सिस को छू के चला गया, ये खाली x एक्सिस को क्या खाली छू के चला गया, ठीक है, दिल छू के तो कोई और भी चला गया होगा, समझे। तो ये ऐसे छू करके जो है चला गया। तो क्या ये द्विघात बहुपद है या नहीं, यही सवाल था। तो कितने लोग जो है अब ये बता सकते हैं? अब तो सारे लोग हाथ उठा दिए हैं भाई, सारे लोग, ऑनलाइन वालों में से भी सारे लोग बता सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया, ये इसी का खेल ही होता है, कॉन्सेप्ट का ही खेल है। कॉन्सेप्ट पता चल गया ना तो सारा चीज हो गया, समझे। तो कल तक जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुश्किल था आसान हो गया है ना। तो आसान करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता करिए, समझे। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से और वो उस पर जो भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जो है आपसे बन जाएंगे, आसान हो जाएंगे, समझे। चलो, तो ये जो है द्विघात बहुपद पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है? खत्म? बिल्कुल नहीं, पूरी तरीके से खत्म नहीं है, कुछ चीजें और भी बाकी हैं। तो वो जो कुछ चीजें यहाँ पर बाकी रह गई हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कि अभी त्रिघात बहुपद थोड़ा सा बता दें। अच्छा चलो ठीक है, त्रिघात बहुपद जो है थोड़ा सा बता ही देते हैं। त्रिघात बहुपद समझे, देखो अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो त्रिघात बहुपद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। जो द्विघात वो एक्सरसाइज के साथ जो है कर लेंगे, ठीक। तो कल मैथ का बुक लेकर के आइए और एक्सरसाइज 2.1 तो ग्राफ वाला ही है ना, तो उसको बनाने की जरूरत है नहीं, सीधे देखना है कि कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया उतना उसका शून्यकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.2 में जब जाओगे तो वहां पर शून्यक ज्ञात करने को कहता है। पहले तो तुमको पूछेगा कि शून्यकों की प्रकृति कैसी है। शून्यकों की प्रकृति जो है अगर वास्तविक है तभी जो है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं।
ज्ञात करने का तरीका भी कल जो है हम लोग सीखेंगे। मिड टर्म फैक्टराइजेशन करना आता है, मिड टर्म फैक्टर निकालना, हाँ तब आसान हो जाएगा। मिड टर्म फैक्टर निकालना आता है तो हो जाएगा, ठीक है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिखा देंगे, ठीक। तो चलो आज का क्लास यहीं पे जो है ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे कल। और जो कुछ भी कॉन्सेप्ट हम बताए हैं उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी इंटरनेट पर आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसका खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल करिए, समझे। चलते हैं।